हेलो गाइस, नमस्कार। वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम है, स्वागत है आप सभी का फिर से लगातार जारी हमारे यूट्यूब चैनल सीजी कॉम्पिटिटर्स। चलिए, आज हम बात करेंगे उच्च शिक्षा विभाग भर्ती परीक्षा 2023 के अंतर्गत जो प्रयोगशाला परिचायक है उसकी जो है नोटिफिकेशन तो आप देख चुके हैं, तो उसके संबंध में हम बात करेंगे। और प्रयोगशाला परिचायक में आप जानते हैं, पहले से ही मैं बता चुका हूँ कि 60 मार्क्स आपके साइंस से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, 60 मार्क्स जो है आपके साइंस से पूछे जा रहे हैं, जिसमें से आपका जीव विज्ञान इसमें शामिल है, यानी कि बायोलॉजी शामिल है। ठीक है, फिर आपका फिजिक्स या जिसको हम कहते हैं भौतिकी, भौतिकी या फिजिक्स शामिल है। फिर आपका केमिस्ट्री या रसायन, ठीक है, रसायन या केमिस्ट्री। चलिए, तो ये आपके 60 मार्क्स आपको दिलाएंगे प्रयोगशाला परीक्षा। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जीव विज्ञान। हम एक एक करके हम बात करेंगे, बायोलॉजी, जीव विज्ञान, और उसके बाद हम चलेंगे फिजिक्स में, फिर केमिस्ट्री में, एक एक करके। और आपको पता है सिलेबस आप देख चुके हैं, 9वीं और 10वीं के जो है वहाँ से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, सिलेबस में प्रॉपर कर दिया गया है, और 9वीं और 10वीं के सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके क्या होंगे, क्वेश्चंस होंगे। तो उसी के आधार पर हम चलेंगे, उसी के आधार पर हम देखेंगे। और सबसे पहले 9वीं में जो जीव विज्ञान का जो सिलेबस है, ठीक है, उसी को हम सबसे पहले देखेंगे। जैसे कि हाँ, एक बात और बता दूं आपको कि लगभग 80%, लगभग 80% कोर्स आपका हो चुका है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का। आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं सीजी कॉम्पिटिटर्स, ठीक है, सीजी कॉम्पिटिटर्स के यूट्यूब चैनल पर आप जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं, आपको नजर आएगा। ठीक है, सीजी कॉम्पिटिटर्स के प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की आपकी क्लास देखने को मिल जाएगा। लगभग मैं बता चुका हूँ कितने, 80% आपका कवर हो चुका है। फिजिक्स में बहुत सारी पढ़ चुके हैं, और क्या क्या पढ़ना बाकी रह गया है उसको थोड़ा देखें। ठीक है, ध्यान से देखिए। तो हम पढ़ेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे, जैव विविधता एवं उसका, ठीक है, जैव विविधता एवं वर्गीकरण, जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी और वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग्स, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम्स, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम। ठीक है, प्लांट और एनिमल का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, वर्गीकरण करेंगे। चलिए, जैव विविधता या जिसे कहा जाता है बायोडाइवर्सिटी, इसकी हम बातें करेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर बायोलॉजी से संबंधित, ये देखिए, ये मैं राउंड जो कर रहा हूँ, गोल कर रहा हूँ, इसका मतलब ये कि मैं पढ़ा चुका हूँ उसी का। सबसे पहले स्टार्टिंग में बायोलॉजी की क्लास में स्टार्टिंग में सबसे पहला जो है लेक्चर आपका पढ़ा होगा, प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे तो कोशिका, ठीक है, सेल जिसे हम कहते हैं, ये हो चुका है। ये जो राउंड मैं कर रहा हूँ वो हो चुका है पूरा, जिसको टिक मार कर रहा हूँ वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये हो चुका है, उत्तक भी हो चुका है। बायोलॉजी के संबंध में हम बात करें ना फिलहाल अभी। और ये गुरुत्वाकर्षण तो फिजिक्स में आते हैं, ये सारे फिजिक्स के अंतर्गत आए जाते हैं। और यहाँ पर देखिए, प्राकृतिक आवास, प्राकृतिक वास, ये हम पढ़े, प्राकृतिक वास, प्राकृतिक आवास हम देखेंगे। कचरा और प्रबंधन, चलिए ये भी हम इसी के अंतर्गत हम देख लेंगे। चलिए, ठीक है, तो ये कुछ है, दो चार इसमें आपके देखने को मिलेगा 9वीं के सिलेबस में। अगर हम 10वीं के सिलेबस की बात करें तो 10वीं के सिलेबस में क्या क्या है भाई, जरा एक बार नजर डाल लेते हैं। तो जीवों का विकास, ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे 10वीं के सिलेबस में जीवों का विकास, ये हम पढ़ेंगे। चलिए, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पारिस्थितिक तंत्र हमारा पर्यावरण के अंतर्गत आएगा। ठीक है, ये इकोलॉजी को सिस्टम के अंतर्गत, ठीक है, इन्वायरमेंट, वायरमेंट एंड इकोलॉजी, इसके अंतर्गत आपके ये क्या होंगे, सिलेबस होंगे। तो इसको मैं बायोलॉजी में ही
प्रयास करूंगा खत्म करने की बायोलॉजी में देंगे, क्योंकि इसके लिए अलग से हम फिर पर्यावरण या जो है इकोलॉजी का हम नहीं बना, पारिस्थितिक और पर्यावरण का अलग से हम नहीं बनाएंगे। ठीक है, जो पर्यावरण से संबंधित होगा, जो पारिस्थितिक इकोलॉजी से संबंधित होगा, वो हम बायोलॉजी की क्लास में उसको खत्म करेंगे। ठीक है, अलग से एनवायरमेंट का अलग से क्लास या एनवायरमेंट का अलग से हम चैप्टर उसको नहीं बनाएंगे। ठीक है, चलिए तो ये भी हम देखेंगे, तो ये देखेंगे, टिक मार्क कर रहे हैं तो ये देखेंगे। चलिए, जीवों का विकास देखेंगे और हमारा पर्यावरण के अंदर पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह। फिर आपका ये पूरा हो चुका है। ठीक है, पोषण, परिवहन, श्वसन, उत्सर्जन ये हो चुका है, इसको नहीं देखेंगे। नियंत्रण एवं समन्वय, ठीक है, ये हो चुका है हमारा, याद रखेंगे। फिर आपका आ जाता है जो है जैविक प्रक्रियाएं, प्रजनन, वृद्धि, परिवर्धन। ठीक है, कुछ कुछ जैसे परिवर्धन नहीं हुआ है, थोड़ा हम इसको नजर डाल लेते हैं इस पर। अनुवांशिकी, ठीक है, अनुवांशिकी, जेनेटिक्स वगैरह हम बात कर चुके हैं। ठीक है, जेनेटिक्स के पितामह कौन है, जेनेटिक्स क्या है, ठीक है, ये सारी बातें हम कर चुके हैं। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। ठीक है, बायोलॉजी का अलग चैप्टर है, तो उसमें आपको प्रॉपर आपको मिल जाएगा। चलिए, फिर आपका क्या है, फिर कुछ नहीं है, तो हाइड्रोकार्बन की उत्पत्ति ये सब जो है ये केमिस्ट्री के अंदर देखने को मिलेगा। तो देखिए, हम एक्चुअल में एक हो गए, ये दो हो गए, ठीक है, और आपका ये तीन हो गया 10वीं के आपके सिलेबस से, और ये 9वीं के सिलेबस से 4 हो गए, और 5 5 6, ठीक है। तो 5 और 6 ही टॉपिक आप पढ़ेंगे मेरे से अभी के समय। ठीक है, क्योंकि पहले ही बायोलॉजी के लगभग 80% सबके मिला के हम 80% सिलेबस कवर कर चुके हैं। क्लियर है? तो चलिए, तो आज क्या स्टार्ट करेंगे भाई, आज क्या पढ़ेंगे, तो शुरू से शुरू करते हैं। 9वीं के सिलेबस में दिया गया है जैव विविधता एवं वर्गीकरण। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वर्गीकरण को, उसके बाद हम जाएंगे जैव विविधता, जिसको हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। जैव विविधता क्या है, बायोडाइवर्सिटी क्या है, हम बाद की क्लास में पढ़ेंगे। सबसे बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारा वर्गीकरण, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत बड़ा टॉपिक है। हालांकि 9वीं के सिलेबस के आधार पर ये आपको कम लगेगा, ठीक है, थोड़ा सा दिया हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि 9वीं और 10वीं का आपका सिलेबस से पूछा जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि जो भी है वो वहीं से पूछा जाएगा। ठीक है, आप जानते हैं कई एग्जाम दे चुके हैं, पटवारी का एग्जाम दिए होंगे आपने, यदि हॉस्टल वार्डन का दिए होंगे, तो 12th लेवल के आधार पर आता है, ऐसा जो है सिलेबस में लिखा है, 10-12 से आता है ऐसा लिखा रहता है, लेकिन उससे थोड़ा हाई लेवल का आता है। हम तो वैसे ही हम पढ़ेंगे, ठीक है, थोड़ा हाई लेवल की तरफ जाएंगे हल्का से, और उसी के आधार पर हम पढ़ेंगे। ये तो आपको देखिए पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है, 9 और 10 का पीडीएफ आपको मिल जाएगा, पूरा बुक का पीडीएफ है मेरे पास, आप देख पाएंगे पूरा बुक का पीडीएफ है, तो पूरा प्रॉपर आप पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसकी चिंता ना करिए, लेकिन पढ़ेंगे वही जो थोड़ा हाई लेवल से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये सारी बातें आपको देखने को मिल जाएगी। चलिए, तो स्टार्ट करें भी आज की क्लास। आज पहला क्लास है जीव विज्ञान का, और जीव विज्ञान से हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री और जो है चलेंगे दोनों। चलिए, तो सबसे पहले जैसे कि मैंने कहा, जीव विज्ञान में हम पढ़ेंगे क्या, जीवों का वर्गीकरण, सजीवों का वर्गीकरण। ठीक है, चलिए, जीवों का वर्गीकरण, वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग्स बोल सकते हैं हम इसको। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग्स, सजीवों का या जीवों का वर्गीकरण हम देखें तो चलिए, अब बात आती है, थोड़ा समझिएगा बातों को। अब बात आती है कि जीवों का वर्गीकरण या सजीवों का वर्गीकरण करने की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी, आखिर क्या कारण है कि हम उसको कैटेगराइज कर रहे हैं। ठीक है, क्या कारण है कि इसको हम क्या कर रहे हैं, कैटेगराइज कर रहे हैं। तो देखिए, ऐसा होता है कि जीवों में बहुत सारे जीव होते हैं, दुनिया में कई लाख जीव है, बहुत सारे जीव हैं, और उन जीवों की खासियत अलग अलग है, कैरेक्टरिस्टिक अलग अलग है, प्रॉपर्टीज अलग अलग है। जैसे हम बोले कि कोई जीव पानी में रह सकता है,
कोई जीव पानी और कहने का मतलब जल और थल में रह सकता है, कोई जीव जल में रह सकता है, कोई जीव थल में रह सकते हैं। तो जल वाले को अलग कैटेगराइज कर, ठीक है। कोई जीव ऐसा है, कोई एक कोशिकीय जीव है, कोई बहुकोशिकीय जीव है, ठीक है। कोई यूकैरियोटिक सेल है, कोई प्रोकैरियोटिक सेल है। समझ रहे हैं ना, ये सारी बातें आप पहले वो वाले क्लास आप देखेंगे तब आपको ये समझ आएगा। सेल वाले क्लास देखिए, जब भी आप जीव विज्ञान पढ़ते हैं, जब भी आप बायोलॉजी पढ़ते हैं, तो सबसे पहले सेल को पढ़िएगा, ठीक है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल, जहां आप सेल पढ़ लिए इसका मतलब सेल की जानकारी प्राप्त कर ली, इसका मतलब क्या है, आपको जो है बहुत आसान है, क्योंकि सभी जो जीव है, ठीक है, उसमें कहीं ना कहीं सेल से ही संबंधित है, ठीक है। जैसे अगर हम श्वसन की बात करेंगे, रेस्पिरेशन की बात करेंगे, तो वहां भी सेल की बात होती है, ठीक है। ऊर्जा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है, और ऊर्जा जो है संचित होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, और ये पाया जाता है सेल में, ठीक है। ऊतक की बात होती है तो बहुत सारे सेल मिलाकर ऊतक बनते हैं, ठीक है, टिश्यू बनते हैं। तो देखिए, जब भी आप बायोलॉजी पढ़ते हैं तो आप सेल जरूर पढ़िए, ठीक है। चलिए, तो मैं यही बोल रहा हूं, तो जो सेल होते हैं, सेल कई प्रकार के, ठीक है। जैसे एक कोशिकीय जो है जीव होते हैं, सेल के अंदर एक कोशिकीय जीव होते हैं, बहुकोशिकीय जीव होते हैं जिसमें एक कोशिका होती है, ठीक है। तो इसको अलग से हम रख रहे हैं। प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल अलग से रख रहे हैं। जिसके नाखून बड़े बड़े हैं, जिसके, ठीक है, जिसके नाखून बड़े बड़े उसको अलग रख दिए गए हैं, इसको नाखून छोटा अलग रख दिए हैं। इसके बाल है, कई जानवर के बाल है, कई जीव के बाल है, कई के नहीं है, कई की बॉडी खुरदरा है, कई की बॉडी में, ठीक है, वो जो है आपके कई प्रकार की ऐसी चीजें होती हैं जो अलग अलग दिखते हैं। जैसे घर में ही हम बात करें, अगर घर के मेंबर की बात करें, तो अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक होती है, ठीक है। या हम स्कूल में ही बात करते हैं, आपके 9-10 की अगर सिलेबस है तो 9-10 की स्कूल में भी कैटेगराइज कर देते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। आपने अगर देखे होंगे बड़े बड़े स्कूलों में, तो 9 और 10 में क्या बनाया जाता है, सेक्शन ए। सेक्शन ए वाले बच्चे क्या करेंगे, अलग से बैठेंगे एक सेक्शन में, ठीक है। तो सेक्शन ए वाले बच्चे थोड़ा ज्यादा होशियार रहते हैं, थोड़ा ज्यादा समझदार रहते हैं, ज्यादा पढ़ने लिखने में तेज रहते हैं। फिर सेक्शन बी के बच्चे, उन बच्चों को बैठाया जाता है जो थोड़े से हल्के जो है समझदार होते हैं, ठीक है। सेक्शन सी में, ठीक है, एकदम कमजोर बच्चे को बैठाया जाता है। इस प्रकार से कई देखे होंगे अपने स्कूलों में कैटेगराइज करके ये क्लास अलग से बनाया जाता है, 10वीं में ही सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी करके। तो उसी प्रकार जियो के अलग अलग क्या होते हैं भाई, कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, जियो के अलग अलग प्रॉपर्टीज होते हैं, ठीक है। तो उसी के आधार पर हम क्या कर रहे हैं, जीवों का वर्गीकरण कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो इसको हम देखेंगे क्यों जरूरत पड़ी, आपको समझ में आया। एक नाम आप बिल्कुल याद रखेंगे, जीवों का वर्गीकरण जब भी अगर आप देख पा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब एक नाम याद रखेंगे, कैरोलस लिनियस, कैरोलस लिनियस आपका, ठीक है। चलिए, कैरोलस लिनियस का नाम याद रखेंगे। 1707 से लेकर 1778 तक का योगदान रहा है, ठीक है। आपको ये डेट याद करने की जरूरत है, बस कैरोलस लिनियस की याद करेंगे, ठीक है। ये स्वीडन के रहने वाली है, ठीक है, स्वीडन के रहने वाले हैं, स्वीडन, स्वीडन निवासी, ये स्वीडन निवासी है कौन, कैरोलस लिनियस। चलिए, अब कैरोलस लिनियस की हम बात करें। देखिए, जीवों का वर्गीकरण, पहली बात ये जो जीवों का वर्गीकरण है, स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन, याद रखेंगे, जीवों का वर्गीकरण, ठीक है, या जिसे हम कहते हैं स्टडी ऑफ, स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन, जीवों का वर्गीकरण का अध्ययन, या वर्गीकरण का अध्ययन, सीधा हम बोल सकते हैं वर्गीकरण का अध्ययन, ठीक है, बोल सकते हैं वर्गीकरण का अध्ययन। स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन, स्टडी ऑफ
क्लासिफिकेशन, जीवों का वर्गीकरण। तो स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन या जीवों का वर्गीकरण को हम किस नाम से जानते हैं भाई? उसको बोलते हैं वार्गिकी। वार्गिकी, या जिसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है? टैक्सोनॉमी। क्या कहते हैं भाई? टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टैक्सोनॉमी, वार्गिकी, ठीक है। मैं फिर से दोहरा देता हूँ, जीवों का वर्गीकरण हम किस लिए कर रहे हैं? हम ये पता है कि अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक रहते हैं, अलग अलग प्रॉपर्टीज रहते हैं जीवों को, उसके आधार पर हमने अलग अलग उसको बांटेंगे, ठीक है। तो वर्गीकरण का अध्ययन क्या कहलाता है? अगर आपसे पूछा जाता है वर्गीकरण का अध्ययन, स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण का अध्ययन क्या कहलाता है? तो उसे कहते हैं टैक्सोनॉमी, या उसे कहते हैं वार्गिकी, ठीक है। चलिए, जीव विज्ञान में हम देखे हैं बहुत सारे वर्गीकरण के अलग अलग नाम हैं, ठीक है। बहुत सारे स्टडी के अलग अलग नाम हैं, तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं। चलिए, अब देखिए ये जो टैक्सोनॉमी है, तो हम अगर हम बात करें फादर ऑफ टैक्सोनॉमी या वर्गीकी के पितामह, अगर हम बात करें वार्गिकी के पितामह या फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, वार्गिकी के पितामह, ठीक है, या इसे हम बोल सकते हैं फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी, देखिए ये मैं बाय लैंग्वेज लिख रहा हूं, कहने का मतलब है जो है आपको हिंदी के साथ इंग्लिश में भी थोड़ा आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। जिनको अगर इंग्लिश में अच्छा लगता है वो इंग्लिश में इनको स्टडी करिए, इंग्लिश में देखिए, इंग्लिश में पढ़िए, और जिसको हिंदी में लगता है वो हिंदी में देखिए, ठीक है। वार्गिकी आसान है, याद हो जाएगा, उससे आसान है टैक्सोनॉमी, याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो याद रखेंगे। अब देखिए वार्गिकी के पितामह, वार्गिकी के पितामह हम किसे कहेंगे? वार्गिकी के पितामह कहेंगे इसको कैरोलस लिनियस। कौन है भाई साहब? कैरोलस लिनियस, लिनियस, ठीक है। या हम बोल सकते हैं कैरोलस लिनियस। चलिए, वार्गिकी के पितामह किसे कहे जाते हैं? कैरोलस लिनियस। चलिए, तो यहां पर दो क्वेश्चन यहां से बनते हैं। एक क्वेश्चन ये है कि वर्गीकरण का अध्ययन क्या कहलाता है? तो उसे हम कहेंगे वार्गिकी, और वार्गिकी के पितामह कौन है? तो उसे हम कहेंगे कैरोलस लिनियस, ठीक है। चलिए, कैरोलस लिनियस की एक बुक है, इसको थोड़ा मैं अभी अपना वीडियो हटा देता हूं, फिलहाल के लिए आपको दिखेगा नहीं। तो देखिए, कैरोलस लिनियस साहब ने एक बुक लिखी थी, और उस बुक का नाम है, क्या नाम है भाई उस बुक का? चलिए, सिस्टेमा नेचुरी, उस बुक का नाम है क्या? सिस्टेमा नेचुरी, या इंग्लिश में ही बुक का नाम तो नाम ही रहेगा वैसा का वैसे, तो सिस्टेमा नेचुरी जो है इंग्लिश में भी वही कहेंगे, क्या कहेंगे? सिस्टेमा नेचुरी, ठीक है। तो सिस्टेमा नेचुरी नामक क्या लिखे इन्होंने? बुक लिखी, और बुक में क्या किया भाई साहब? ठीक है, बुक में क्या किया? अलग अलग, ठीक है, जीवों का, कहने का मतलब पादपों का, पादप और जंतु, ठीक है, पादप और जंतु का वर्गीकरण इन्होंने किया, ठीक है। दोनों का क्या किया? वर्गीकरण किया कि कौन से पादप, कौन से जंतु किस कैटेगरी। देखिए, दो तरह से वर्गीकरण किया। किस तरह से? पादप, पादप जो पौधे हैं, पेड़ पौधे हैं, उसको अलग रखा, और जो जीव जंतु है, ठीक है, जो जंतु है उसको क्या किया? अलग रखा। उसको हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई? मैक्रो क्लासिफिकेशन, या जिसको हम बोल सकते हैं दो जगत वर्गीकरण, ठीक है। मैक्रो क्लासिफिकेशन, या जिसको हम बोल सकते हैं दो जगत वर्गीकरण, ठीक है। तो याद रखेंगे दो जगत वर्गीकरण, हाँ, और साथ ही साथ द्विनाम पद्धति,
इन्होंने ही दिया। द्विनाम पद्धति भी इन्होंने दिया। देखिए द्विनाम पद्धति जैसे कि हम बोलते हैं जैसे अगर मनुष्य की बात करते हैं, हमारी बात करते हैं, तो आपने सुने होंगे मनुष्य को क्या बोला जाता है, होमोसेपियंस बोला जाता है। ठीक है, वैज्ञानिक नाम क्या है, होमोसेपियंस। तो ये द्विनाम पद्धति, होमो और सेपियंस। ठीक है, हम इसकी बात आगे करेंगे, जाति वंश वगैरह, जाति वंश वर्ग, ये सारी बातें आपको बाद में समझ आएगा। ठीक है, तो द्विनाम पद्धति जैसे मैंने क्या कहा, होमोसेपियंस हमें कहा जाता है, मेढक राणा टिग्रिना कहा जाता है। इस प्रकार से जो है द्विनाम पद्धति के जन्मदाता भी कौन है, कैरोलस लिनियस है। ठीक है, तो ये भी हम लिख सकते हैं द्विनाम पद्धति इन्होंने ही दिया। ठीक है, तो यहां पर चलिए मैं यही लिख देता हूं, यही लिख देता हूं द्विनाम पद्धति, द्विनाम पद्धति। ठीक है, जिसमें दो नाम होते हैं, जैसे मैंने क्या कहा, जो है ह्यूमन का नाम होमोसेपियंस, होमोसेपियंस। ठीक है, चलिए उसी प्रकार से मैंने मेढक की बात कर, राणा टिग्रिना मेढक को बोला जाता है। तो उस प्रकार से जो है द्विनाम पद्धति भी कैरोलस लिनियस ने दिया। ठीक है, तो इन्होंने बुक लिखी, बुक का नाम भी बिल्कुल याद रखेंगे। तो यहाँ से कई प्रकार के क्वेश्चन, यहीं से 4-5 क्वेश्चन बन जाएंगे। वर्गीकरण का अध्ययन वार्गिकी कहलाता है, टैक्सोनॉमी। वर्गीकरण के पितामह कैरोलस लिनियस है। कैरोलस लिनियस ने एक बुक लिखी, तो सिस्टेमा नेचुरी, और सिस्टेमा नेचुरी में उन्होंने क्या किया, पादप को और जंतु को अलग अलग रखा, और इन्होंने एक जो है वर्गीकरण किया, और इसी वर्गीकरण को हम कहते हैं मैक्रो जो है क्लासिफिकेशन, या जिसे हम कहते हैं द्विनाम जो है दो जगत वर्गीकरण। क्या कहते हैं, दो जगत वर्गीकरण। ठीक है, और द्विनाम पद्धति इन्होंने दिया। ठीक है, तो आपसे ये 5-6 क्वेश्चन यहीं से बन गए। ठीक है, 5 से 6 क्वेश्चन यहीं से बन गए। द्विनाम पद्धति के जन्मदाता कौन है, या सिस्टेमा नेचुरी बुक किसने लिखी। ठीक है, दो जगत वर्गीकरण किसने किया। ठीक है, और वर्गीकी के पितामह कौन है, ये सारे जो है वो कैरोलस लिनियस है। और वर्गीकी का अध्ययन क्या कहलाता है, सॉरी वर्गीकरण का अध्ययन क्या कहलाता है, वार्गिकी कहलाता है। तो ये 5 से 6 क्वेश्चन आपके यही बन जाते हैं। क्लियर है, मेरी बातें आप लोगों को समझ में आ रहा है। ठीक है, तो एकदम आराम से समझेंगे, यहीं से क्वेश्चन बनेंगे। चलिए तो देख लीजिए, नेक्स्ट हम चलते हैं, चलिए नेक्स्ट में हम चलते हैं। पहले हम देखते हैं वर्गीकरण। जीवों का वर्गीकरण ही हम देख रहे हैं भाई। चलिए, जीवों के वर्गीकरण में सबसे पहला हम बात करेंगे कौन सा, दो जगत वर्गीकरण। ठीक है, दो जगत वर्गीकरण। दो जगत वर्गीकरण। चलिए, दो जगत वर्गीकरण, या जिसे हम कहते हैं क्या, मैक्रो क्लासिफिकेशन। क्या कहते हैं भाई, मैक्रो क्लासिफिकेशन। चलिए 1758 में कैरोलस लिनियस साहब, और ये दिया किसने है, ये वर्गीकरण किसने किया है, तो वर्गीकरण किया है कैरोलस लिनियस। ठीक है, कैरोलस लिनियस। ठीक है, वर्गीकरण किसने किया भाई, कैरोलस लिनियस ने इसका वर्गीकरण किया है, दो जगत वर्गीकरण। ठीक है, दो जगत वर्गीकरण का जो आधार बनाया है, याद रखेंगे कैरोलस लिनियस ने इसका जो आधार बनाया है, आधार बनाया है, वो आधार क्या है भाई, वो आधार है सेल। क्या है, आधार क्या बनाया है, वर्गीकरण का। ठीक है,
क्या आधार बनाया है? सेल। सेल के अंतर्गत किस प्रकार की जो है चीजें आपको देखने को मिलेगी? एक सेल जिसमें क्या पाया जाता है? सेल वॉल पाए जाते हैं। ठीक है भाई, एक सेल जिसको हम कहते हैं, इसमें पाया जाता है, क्या पाया जाता है? सेल वॉल पाया जाता है, सेल वॉल, या जिसे हम कहते हैं कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति। ठीक है, या जिसे हम कहते हैं सेल वॉल। और एक ऐसा सेल जिसमें कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता। ठीक है, कोशिका भित्ति यहां पर प्रेजेंट है। ठीक है, क्या है? प्रेजेंट है। और ऐसा जो है सेल जिसमें जो सेल वॉल है, सेल वॉल, या जिसे हम कहते हैं कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति। ठीक है, ये क्या है? अब्सेंट है, अब्सेंट है। चलिए, तो देखिए कैरोलस लिनियस साहब ने दो जगत वर्गीकरण किया और आधार बनाया सेल को। और उन्होंने ये देखा कि जिस सेल में सेल वॉल है उसे क्या कर दिया गया? उसे कह दिया, जिस सेल में सेल वॉल है उसे कह दिया गया प्लांट। ठीक है, उसे क्या कह दिया भाई? उसे कह दिया प्लांट, या उसे कह दिया पौधा। ठीक है, और जिस सेल में सेल वॉल अपसेंट है, अनुपस्थित है, प्रेजेंट नहीं है, ऐसे को उन्होंने कह दिया एनिमल। क्या कह दिया? एनिमल कह दिया। ठीक है, जंतु कह दिया। क्या कह दिया? जंतु कह दिया। तो दो तरह के, इसीलिए हम कहते हैं दो जगत वर्गीकरण, एक पौधे और दूसरा जंतु। तो इसे हम कहते हैं दो जगत वर्गीकरण। भी किसने दिया? कैरोलस लिनियस साहब ने दिया। तो बार बार मैं बोल रहा हूं, आप जाके इसको पढ़ने से पहले आप जाके हमारा जो बायोलॉजी के जो चैप्टर है पहले से प्लेलिस्ट में डाला हुआ है, वहां सेल को पहले पढ़िए, आपको समझ में आएगा। जहां पर सेल पढ़ेंगे तो सेल के अंतर्गत सारी चीजें आपको पढ़ेंगे। सेल वॉल कहाँ पर होता है? ठीक है, उसके अंतर्गत बहुत सारे जो कोशिकांग होते, कोशिका के अंग होते हैं, ठीक है, वो आपको पढ़ने होंगे। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? ठीक है, गोल्जी बॉडी क्या होता है? ठीक है, और राइजोसोम क्या होते हैं? ठीक है, लाइजोसोम क्या होते हैं? ठीक है, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम क्या होता है? ठीक है, सेल वॉल क्या होते हैं? केंद्रक क्या होता है? ठीक है, उसमें फ्लूइड भरा होता है, उनको हम क्या कहते हैं? कोशिका द्रव क्या कहलाता है? ये सारी बातें आपको सेल में समझ आएगा। ठीक है, जब आप सेल पढ़ेंगे तो आप ये सब समझ पाएंगे। तो पौधे में ही पाया जाता है सेल वॉल, सॉरी सेल वॉल, कोशिका भित्ति। ठीक है, और जीवों में जैसे हम हैं, हमारे में नहीं पाया जाता, कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, बकरी, किसी में नहीं पाया जाता, सिर्फ पाया जाता है वो प्लांट में। तो कैरोलस लिनियस साहब ने यही कहा, ठीक है, कि सेल वॉल जिसमें मिलता है, जिसमें सेल वॉल पाया जाता है उसको पौधे के कैटेगरी में रख दिया, जिसमें सेल वॉल नहीं पाया जाता उसको जानवर या जंतु की कैटेगरी में रख दिया। ठीक है, चलिए क्लियर है यहाँ पर बातें। तो दो जगत वर्गीकरण किसने दिया? तो याद रखेंगे कैरोलस लिनियस साहब। और भी है, लेकिन आपको सिर्फ याद रख लेना है कि किसने दिया, इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बस याद रखना है। ठीक है, जैसे कि तीन जगत वर्गीकरण, तीन जगत वर्गीकरण ये किसने दिया है? तीन जगत वर्गीकरण, तो याद रखेंगे हेकल साहब का ये तीन जगत वर्गीकरण है। ठीक है, हेकल साहब का क्या है भाई? तीन जगत वर्गीकरण है। और तीन जगत वर्गीकरण में उन्होंने क्या कहा? एक तो जंतु होंगे, ठीक है, मतलब एक, जैसे कैरोलस लिनियस ने दो कहा, तो एक तो पादप होंगे, ठीक है, पेड़ पौधे, दूसरा जो है जंतु होंगे, और तीसरा होंगे प्रोटिस्टा को बताया है, प्रोटिस्टा।
और ये प्रोटिस्टा है क्या चीज? प्रोटिस्टा के अंतर्गत कौन कौन से जीव या जानवर या पौधे, पेड़ पौधे कौन आते हैं, कौन से कीड़े मकोड़े आते हैं, किस प्रकार से आते हैं, सारी हम बातें करेंगे। ठीक है, तो 3 जगत वर्गीकरण में आप सीधा नाम याद रखें। फिर याद रखेंगे 4 जगत वर्गीकरण भी दिया। 4 जगत वर्गीकरण जिसको हम कहते हैं वर्गीकरण, तो ये नाम याद रखेंगे। 4 जगत वर्गीकरण देने वाले कोपलैंड साहब हैं। कोपलैंड कौन है भाई? कोपलैंड साहब ने दिया है 4 जगत वर्गीकरण। तो 3 तो यही रहेगा आपका, एक तो पादप रहेगा ही, दूसरा जंतु तो रहेगा, तीसरा प्रोटिस्टा तो रहेगा ही, प्रोटिस्टा तो रहेगा ही, और चौथा उन्होंने कहा है मोनेरा। अब मोनेरा किस कैटेगरी, क्या क्या इसमें, इस कैटेगरी में कौन कौन से जीव जंतु आते हैं, कौन कौन से पेड़ आते हैं, पौधे अगर आते हैं, सॉरी पौधे नहीं आए, कौन कौन से जीव जंतु आते हैं, तो उसकी भी बात करेंगे। तो 4 जगत वर्गीकरण जो है उसके अंतर्गत पादप है। ठीक है, क्या है? पादप है भाई, पादप, पादप। ठीक है, पादप, जंतु, प्रोटिस्टा और मोनेरा। तो 4 जगत वर्गीकरण पोपलेट, 3 जगत वर्गीकरण हैकल और 2 जगत वर्गीकरण वो दिए हैं कैरोलस मेलियस। ये सारी बातें आपको याद रखेंगे। चलिए, क्लियर है यहाँ? अब एक और है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है, और वो है 5 जगत वर्गीकरण। क्या है भाई? 5 जगत वर्गीकरण। चलिए, अब 5 जगत वर्गीकरण देने वाले कौन थे? R.H. विएटर। ठीक है, R.H. विएटर साहब, विएटकर, सॉरी विटेकर नाम है, R.H. विटेकर, विटेकर। चलिए, ये इन्होंने दिया है, क्या है भाई? 5 जगत वर्गीकरण। और 5 जगत वर्गीकरण के अंतर्गत हम इसको अगर कैटेगराइज करें तो कौन कौन से है वो 5 जगत वर्गीकरण, तो हम देख लेते हैं। 5 जगत वर्गीकरण में सबसे फर्स्ट उन्होंने कहा मोनेरा। या इसी को हम कह देते हैं मोनेरा, नाम वही है, इंग्लिश में लिखूं चाहे हिंदी में लिखूं। दूसरा है प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा। ठीक है, या इसी को हम बोल देते हैं प्रोटिस्टा। तीसरा है कवक, या इसी को हम देते हैं फंजाई। ठीक है, कवक या फंजाई इसको हम बोल देते हैं। और चौथा है आपका पादप। ठीक है, या जिसको हम कहते हैं प्लांटी। और पांचवा और अंतिम है जंतु, या इसी को हम बोल देते हैं एनिमलिया। ठीक है, चलिए, तो देख लीजिए ये 5 जगत वर्गीकरण R.H. विएटर साहब ने किया है। 5 जगत वर्गीकरण 1969 में। ठीक है, 1969। मैं बार बार बोल, जरूरत नहीं है आपको ये डेट याद करने की, ये डेट याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कभी आपसे ये नहीं पूछेगा कि R.H. विएटर साहब ने 1969 में या कब 5 जगत वर्गीकरण किया, तो ये डेट कभी नहीं पूछेगा। ठीक है, आपसे ये पूछेगा 5 जगत वर्गीकरण किसका है, तो R.H. विएटर। हालांकि मैं बता दिया, याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। ठीक है, चलिए अब बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं आधुनिक वर्गीकरण। ठीक है, आधुनिक 5 जगत वर्गीकरण R.H. विएटर साहब ने दिया। आधुनिक वर्गीकरण मोनेरा को रखा गया, प्रोटिस्टा को रखा गया, कवक को रखा गया, पादप को रखा गया, जंतु को रखा गया, एनिमल लिया को रखा गया। ठीक है, अब इसको समझेंगे कि आखिर मोनेरा के अंतर्गत कौन कौन से जीव आएंगे, प्रोटिस्टा के अंतर्गत कौन कौन से जीव आएंगे,
कवक के अंतर्गत कौन कौन से जीव आएंगे, पादप के अंतर्गत कौन कौन से जीव आएंगे और जंतु के अंदर कौन कौन से जीव आएंगे। ठीक है, तो चलिए किस आधार पर, अब देखिए इसका जो आधार बनाया है, ठीक है, पहले मैं बात कर लेता हूं। ये देखिए वर्गीकरण, देखिए वर्गीकरण है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आधार बनाएगा। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा 9 10 आप अगर पढ़ रहे क्लास में होंगे तो आप वर्गीकरण किया जाता, वर्गीकरण मतलब ऐसा, जैसे मैंने कहा सेक्शन ए वाले बच्चे बैठेंगे कहाँ पर, दूसरे कमरे में, सेक्शन बी वाले दूसरे में, सेक्शन सी वाले तीसरे में। ठीक है, तो जो ज्यादा इंटेलिजेंट है, ठीक है, ज्यादा पढ़े लिखे में तेज है, उसको अलग से बैठा दिया गया। ठीक है, जो कम थोड़ा से उससे कमजोर है उसको बी सेक्शन में, थोड़ा और बहुत ज्यादा कमजोर है 6 सेक्शन में। ठीक है, ताकि ताकि टीचर्स का जो ज्यादा से ज्यादा फोकस कमजोर बच्चों को जाना है। ठीक है, इस प्रकार सेक्शन में डिवाइड किया, तो ये कुछ जो है आधार बनाया जाता है। ठीक है, कि भाई कम अच्छे, जो अच्छे तेज बच्चे हैं तो उसको ज्यादा जरूरत नहीं पढ़े लिखे, लेकिन कमजोर बच्चे हैं, सबसे कमजोर बच्चे, उनको ज्यादा मेहनत पड़ेगा टीचर को, तो ये आधार बना है, इंटेलिजेंस को आधार बना के सेक्शन में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, कई आप भी स्कूल में देखे होंगे। तो देखिए ऐसे भी कुछ ना कुछ तो आधार होगा भाई वर्गीकरण की, ऐसे तो नहीं कर दिया चलो हम इसको बांट देते हैं 5 जगत में, ऐसा तो नहीं कर दिया। ठीक है, तो देखिए इसका जो आधार बनाया है, ये वर्गीकरण का, वर्गीकरण का जो आधार बनाया है वो आधार बनाया है सेल को। किसको आधार बनाया है, सेल को या कोशिका को आधार बनाया है। ठीक है, तो कोशिका के प्रकार के आधार पर इसको कैटेगराइज किया है। ठीक है, इसको हटा, सॉरी, कोशिका के आधार पर, कोशिका के प्रकार पर, कोशिका के संरचना पर, ठीक है, कोशिका के आधार पर, कोशिका के प्रकार पर, कोशिका के संरचना पर, ठीक है, और आपके पोषण के तरीके पर, पोषण के तरीकों को आधार बनाया है। ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूं कोशिका के कई प्रकार होते हैं, कोशिका में आप देखेंगे प्रोकैरियोटिक जो है सेल होते हैं, यूकैरियोटिक सेल होते हैं। ठीक है, कोशिका में एक कोश की जीव होते हैं, बहुकोश की जीव होती है, या जैसे हम कहते हैं यूनिसेल्यूलर, यूनिसेल्यूलर जो जीव होते हैं, मतलब एक कोश की, या मल्टी सेलुलर, या जिसको हम कहते हैं बहुकोश की, या प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक किस कैटेगरी में आता है। तो ये प्रकार होते हैं सेल के। आपने अगर सेल, मैं बार बार बोल रहा हूं इस चीज को, इसलिए सेल मेरा वाला जो क्लास पढ़ा है उसको पढ़ लीजिए पहले। फिर कोशिका की संरचना के आधार पर, कि जैसे कि कोशिका में किसमें सेल वॉल होता है, किसमें जो है सेल में आपका केंद्रक होता है, किसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है, किसमें क्या होता है कोशिका के संरचना में, तो उसके आधार पर जो वर्गीकरण किया गया है। पोषण के तरीके के आधार पर वर्गीकरण किया, पोषण के तरीके के आधार पर, जैसे कि कई जीव ऐसे होते हैं स्वपोषी होते हैं। ठीक है, ऑटोट्रॉफ स्वपोषी होते हैं, कहने के मतलब स्वयं भोजन तैयार करते हैं, स्वयं भोजन बनाते हैं, जैसे पौधे स्वयं भोजन बनाते हैं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की सहायता से पौधे खुद भोजन बनाते हैं। कई होते हैं हेट्रोट्रॉफ, या जिसे कहते हैं परपोषी, दूसरे जीव जंतु पर क्या होते हैं, निर्भर होते हैं, उसको हम कहते हैं परपोषी। तो इसको भी बनाया गया है। ठीक है, न्यूट्रिशन के आधार पर, मतलब पोषण के आधार पर, पोषण के तरीके के आधार पर, कि कौन जो है जीव जंतु है खुद खाना बना रहा है, कौन से जीव जंतु मृत जीव को खा रहा है, कौन से जीव जंतु दूसरे पर निर्भर है, कौन से जीव जंतु परजीवी है, कौन सा जीव जंतु जो है मृत्यु जीव है। ठीक है, इस प्रकार से आधार बनाया है। तो कोशिका के प्रकार, कोशिका की संरचना और पोषण के तरीकों को आधार बना के 5 जगत वर्गीकरण आर एच विकेटर साहब ने 1969 में ये कैटेगराइज किया। ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, डेट याद करने की जरूरत नहीं है। 1969 मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप, जंतु, या मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया। ठीक है, तो ये 5 जगत वर्गीकरण याद रखिए।
अब बात करेंगे कि ये मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, कवक है, पादप है, जंतु, ये किस किस प्रकार से आपको देखने। देखिए अब यदि हम देखते हैं तो कोशिका के बारे में अगर थोड़ा देख लेते हैं। कोशिका या जिसे हम कहते हैं सेल। कोशिका या सेल दो तरह से यहां पर देखने को मिलता है आपको, ठीक है। एक एक आपको देखने को मिलेगा जिसे हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है, या हिंदी में इसको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक। हिंदी में भी बोलते हैं भाई, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। प्रोकैरियोटिक, ठीक है। हिंदी में भी वही नाम है, इंग्लिश में भी वही नाम है। तो देखिए यूकैरियोटिक, और ये भी यही है, यूकैरियोटिक, ठीक है। तो हिंदी में वही वही नाम है, इंग्लिश में नाम है। तो आप जिसको चाहे याद करना चाहे, जिसको स्पेलिंग देख लीजिए, ठीक, स्पेलिंग से कोई मतलब नहीं। चलिए यहाँ पर, चलिए प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। अब देखिए जो प्रोकैरियोटिक सेल है, ठीक है, इसमें आते हैं यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर या जिसे हम कहते हैं एक कोशिकी, एक कोशिकी जीव के अंतर्गत देखने को मिलता है। यूनिसेलुलर मतलब एक कोशिकी जीव, और इसके अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा दो प्रकार से। एक है आपका यूनिसेलुलर, तो है ही, यूनिसेलुलर तो है ही, या जिसे हम कहते हैं एक कोशिकी तो है ही, ठीक है। साथ ही साथ बहुकोशिकी है, बहुकोशिकी, ठीक है, या जिसे हम कहते हैं मल्टी सेलुलर, ठीक है। पहले इंग्लिश में लिख रहे हैं तो इंग्लिश में लिख देते हैं मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर, या जिसे हम कहते हैं बहुकोशिकी, ठीक है। चलिए बहुकोशिकी या मल्टी सेलुलर, तो ये याद रखेंगे। अब देखिए, अब देखिए जो जीव एक कोशिकी होते हैं, जो जीव एक कोशिकी होते हैं, उसको उस कैटेगरी में रखा गया है मोनेरा को। किसको रखा गया है भाई? मोनेरा को रखा गया है। कहने का मतलब किसको रखा गया है? मोनेरा को रखा गया है। किसमें? एक कोशिकी, ठीक है। किसमें? यूकैरियोटिक सेल, सॉरी प्रोकैरियोटिक, मैंने क्या कहा? प्रोकैरियोटिक सेल यूनिसेलुलर में रखा गया है मोनेरा को, ठीक है। इसकी जो है कैरेक्टर्स हम देखेंगे, मोनेरा के अंतर्गत कौन कौन से जीव आते हैं, इसके अंदर क्या क्या कैरेक्टर है हम देखेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं कि सेल के आधार में किया है, और संरचना, सेल के प्रकार, सेल की संरचना और पोषण के तरीके के आधार पर किया है। तो भाई सेल के आधार पर हम देख रहे हैं तो मोनेरा को रखा गया है प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर में। और यदि हम बात करें तो एक कोशिकी यूकैरियोटिक एक कोशिकी में रखा गया है प्रोटिस्टा को। किसको रखा गया है? प्रोटिस्टा को, या जिसे हम बोल सकते हैं प्रोटिस्टा, वही है, प्रोटिस्टा को रखा गया है। चलिए मैं अपना वीडियो हटा देता हूं फिलहाल के लिए। अब देखिए ये जो मल्टी कोशिकी है, या सॉरी मल्टी सेलुलर या बहुकोशिकी है, इस बहुकोशिकी को फिर से हम बात करें, ठीक है, तो बहुकोशिकी में दो कैटेगरीज में इसको हम क्या कर सकते हैं? डिवाइड करते हैं, ठीक है। एक कैटेगरी ऐसा है कि जिसमें सेल वॉल, जैसे कि मैंने पहले कहा था, सेल वॉल अगर प्रेजेंट है, सेल वॉल प्रेजेंट है, और दूसरा सेल वॉल एब्सेंट है, ठीक है। कोशिका भित्ति
उपस्थित है और कोशिका भित्ति अनुपस्थित है। सेल वॉल क्या है भाई, अब्सेंट है, ए बी लिख दिया मतलब अब्सेंट है। सेल वॉल अब्सेंट है, सेल वॉल प्रेजेंट है, ठीक है। उसके अंदर भी मैंने कैटेगरी किया, अगर सेल वॉल प्रेजेंट है, ठीक है, तो वो दो प्रकार के हो सकते हैं। जैसे एक है स्वपोषी ऑटोट्रॉफ, ठीक है, स्वपोषी स्वयं पोषण करने वाले जीव, और दूसरा है परपोषी, परपोषी दूसरे पर निर्भर होने वाले जीव को हम क्या कहते हैं, परपोषी। न्यूट्रिशन भी वहां पढ़ा होगा मेरे जो है प्लेलिस्ट क्लास में, ठीक है, बायोलॉजी की क्लास में प्लेलिस्ट में आप जाके देखेंगे तो न्यूट्रिशन का भी टॉपिक पढ़ा होगा, तो वहां पर भी हम देख सकते हैं, ठीक है। ऑटोट्रॉफ क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉफ क्या होते हैं, मतलब परपोषी स्वपोषी कौन होते हैं, परपोषी कौन होते हैं, ठीक है, मृतोपजीवी कौन किस जीव को कहलाया जाते हैं, ठीक है। और ये सारी बातें हम कर चुके हैं, तो आप जाके देख सकते हैं। तो परपोषी, फिर सेल वॉल, जब देखिए अब यहाँ पर कैटेगरी जो है बना दिया गया है, पर स्वपोषी परपोषी। तो जो स्वयं पोषण करते हैं, स्वयं भोजन बनाते हैं, उसको रखा गया है, ठीक है, उसमें रखा गया है, किसको रखा गया भाई, ठीक है, किसको रखा गया है, पादप को रखा गया है, किसको रखा गया है, पादप को रखा गया है, जहां पर स्वपोषी होगा, स्वयं भोजन बनाते हैं। तो जाहिर सी बात है, पादप के बारे में आप जानते हैं, पेड़ पौधों के बारे में आप जानते हैं, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण की सहायता से वो खुद भोजन बनाते हैं, ठीक है। ये आपने पढ़े होंगे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, उस आप सारी चीज देखे होंगे क्या क्या वहां पर होते हैं, ठीक है। ग्लूकोज बनता है, ठीक है, C6H12O6 ग्लूकोज बनता है, ठीक है। इस प्रकार से, किस प्रकार से, और पादपों का संवहन किया, पादपों में जो भोजन तैयार हो गया उसको जाइलम और फ्लोएम के द्वारा पानी और खाद्य पदार्थ का परिवहन संवहन होता है। आप पढ़े होंगे आराम से अगर आप प्रकाश संश्लेषण पढ़े। तो पादप जो है प्रकाश संश्लेषण के साथ स्वयं भोजन बनाता है, तो उसको हम बोलते हैं स्वपोषी। तो स्वपोषी के कैटेगरी में रखा गया है पादप। वहीं पर हम बात करें परपोषी, परपोषी मतलब दूसरे पर निर्भर है, ठीक है। परपोषी कहने का मतलब है दूसरे का निर्भर है। देखिए परपोषी भी कई प्रकार के होते हैं, परपोषी भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि मृतोपजीवी होते हैं। मृतोपजीवी मतलब मृत होने वाले, जो मर गए हैं उसको खाने वाले को हम कहते हैं मृतोपजीव, ठीक है। आप देखे होंगे कहीं पर कुत्ते बिल्ली मर जाते हैं तो मृतोपजीव, जैसे बाज है, चील है, ठीक है, खा जाते हैं, या कोई जानवर मर गया कुत्ता खा दिया। इस प्रकार से जो मृतोपजीव होते हैं। परजीवी एक और होता है, परपोषी में परजीवी, परजीवी कहने का मतलब है दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं, जैसे दूसरे जानवर पर निर्भर रहते हैं, जैसे जो है खटमल हो गया, जुए हो गए, ठीक है, बाल में जुए होते हैं तो परजीवी होते हैं। सहजीवी होते हैं, सहजीवी मतलब साथ साथ जो है क्या करते हैं, अपना भोजन तैयार करते हैं। जैसे पेड़ पौधे में एक येलो कलर का फीता टाइप की जो है लगा रहता है, जिसे हम कहते हैं, ठीक है। तो वो जो है वो भी क्या किया जाता है, वो भी क्या है, साथ साथ जो है क्या करते हैं, अपना भोजन तैयार, कहने का मतलब दूसरे पर आश्रित रहते हैं, ठीक है। आई थिंक उसका नाम लाइकेन है, क्या नाम याद रहा है, लाइकेन ऐसा कुछ है, चलिए जो भी है। तो परपोषी के अंतर्गत परजीवी होते हैं, मृतोपजीवी होते हैं, सजीवी होते हैं, ठीक है, जो साथ साथ अपना भोजन तैयार करते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका शैवाल, कवक और शैवाल, आपने नाम सुने होंगे, कवक और शैवाल, ठीक है। जहां पर कवक जो है, ठीक है, कवक और शैवाल मिलकर साथ साथ अपना क्या करते हैं, जीवन यापन करते हैं, ठीक है। तो कवक उनको खाने के लिए देता है, तो शैवाल उनको जल वगैरह उनके खाने के बनाने के लिए कुछ कुछ व्यवस्था करता है, जल वगैरह, ठीक है। तो कवक और शैवाल जो है एक लाइकेन का उदाहरण है, तो सबसे बेस्ट उदाहरण है। तो कवक और शैवाल मिलकर जो है सजीवता का उदाहरण है, ठीक है। तो उसी प्रकार यहाँ पर हम देखें तो पादप जो है वो पर स्वपोषी में आएंगे, और जो फंजाई, जो कवक की हम बात कर रहे हैं, वो किस में आएगा, किस में रखा गया है, परपोषी में रखा गया है, ठीक है, किस में रखा गया है,
परपोषीय। किसको? कवक को, कवक या फंसाइड, फंसाइड सॉरी। और अंतिम में जो आ गया है भाई साहब, अंतिम में जो आ गया है वो है कौन सा? जो मल्टी सेलुलर है, जिसमें सेल वॉल अनुपस्थित रहता है। जैसे हम हमारी बात ले लीजिए, हम मल्टी सेलुलर है, ठीक है, हमारे शरीर में सेलों की संख्या सोचिएगा 10 टू पावर 14 लगभग हमारे शरीर में सेलों की संख्या है 10 टू पावर 14। अब 10 जीरो जोड़ते जाइए 14 12, ठीक है, 10 टू पावर 14 इतने सेल है, ठीक है। देखिए हम क्या है, मल्टी सेलुलर है, यूकैरियोटिक सेल है हमारे अंदर, यूकैरियोटिक सेल है, मल्टी सेलुलर है, ठीक है। साथ ही साथ हमारे अंदर सेल वॉल अनुपस्थित रहते हैं। तो हम किस कैटेगरी में आएंगे? हम एनिमलिया कैटेगरी में आएंगे। तो जितने भी जीव जंतु है वो किस में रखा गया है? एनिमल कैटेगरी में रखा गया है, ठीक है। जिसमें सेल वॉल नहीं, सेल वॉल एब्सेंट रहते हैं उसको, सॉरी, एनिमलिया, ठीक, एनिमलिया को किस कैटेगरी में रखा गया है? जिसमें बहुकोशिकीय हो, जो, ठीक है, जो यूकैरियोटिक सेल हो, जिसमें सेल वॉल क्या नहीं करते? अनुपस्थित रहते हैं और अपना भोजन खुद नहीं बनाते, हम भी दूसरे पर आश्रित रहते हैं, ठीक है। तो उसको रखा गया है किसमें? इस कैटेगरी। तो आपको ये समझ में आ गया होगा ये सारी बातें कि क्यों किसको किस किस कैटेगरी में फिट किया गया है, किसको किस किस कैटेगरी में रखा गया है, ठीक है। चलिए, तो बेशक आपको समझ में आ गया है, तो याद रखिए, मैं एक बार इसको और बता दे रहा हूं, फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। चलिए, मैंने क्या कहा है भाई, सेल की अगर हम संरचना देखते हैं तो सेल दो प्रकार के होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल के अंतर्गत यूनिसेलुलर या एक कोशिकीय जीव यहाँ पर रहते हैं। यूकैरियोटिक सेल के अंतर्गत यूनिसेलुलर या एक कोशिकीय जीव के साथ मल्टीसेलुलर या बहुकोशिकीय रहते हैं, ठीक है। तो देखिए, जो कोशिका जो प्रोकैरियोटिक है, जो एक कोशिकीय जीव इसमें रहते हैं, ठीक है, उसको रखा गया है, उसमें रखा गया है मोनेरा को, उसमें रखा गया है किसको भाई? मोनेरा को रखा गया है। वहीं पर हम बात करें जो यूकैरियोटिक सेल है, जो एक कोशिकीय जीव है, उसमें रखा गया है, इसको रखा गया है प्रोटिस्टा को रखा गया है, ठीक है। फिर यदि हम बात करें जो यूकैरियोटिक सेल है, जो बहुकोशिकीय है, जो मल्टी सेलुलर है, बहुकोशिकीय है, जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट रहते हैं, जिसकी क्षमता, जिसकी पोषण करने की क्षमता स्वपोषी टाइप की है, उसमें रखा गया है पादप को, उसमें रखा गया है किसको भाई साहब? उसमें रखा गया है पादप को। और जिसका सेल यूकैरियोटिक है, ठीक है, जो मल्टी सेलुलर है, जो सेल वॉल जो है क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं, और साथ ही साथ जो परपोषी होते हैं उसमें रखा गया है कवक को, ठीक है, उसमें रखा गया है किसको? कवक को। और यदि हम बात करें जो यूकैरियोटिक होते हैं, जो बहुकोशिकीय होते हैं, जो जिसमें सेल वॉल उपस्थित नहीं होती और जो अपने भोजन स्वयं नहीं बनाते, ऐसे कैटेगरी में रखा गया है हमें मतलब एनिमलिया में, ठीक है। तो ये बातें आप अच्छी तरीके से याद रखेंगे भाई। क्लियर है यहां तक सारी बातें? ठीक है, चलिए, तो अगर ये सारी बातें क्लियर है तो देखिए, जीव का नाम भी, देखिए जीव का नाम भी हम एग्जाम्पल से देखेंगे कि कौन सा जीव किसमें पाया जाता है। जैसे मोनेरा में आप देखेंगे बैक्टीरिया आपको देखने को मिलता है, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया जो है एक कोशिकीय जीव है, बैक्टीरिया जो है क्या है? एक कोशिकीय जीव है बैक्टीरिया, ठीक है, जिसको हम कहते हैं जीवाणु। जीवाणु, जीवाणु अलग है, विषाणु अलग है, विषाणु वायरस को हम कहते हैं और जीवाणु बैक्टीरिया को कहते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। तो मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, प्रोकैरियोटिक जो है मतलब बहुकोश, प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत हमने देखे, ठीक है, बहुकोशिकीय
सॉरी एक कोश की प्रोटिस्टा यूकैरियोटिक है, और जो है प्रोटिस्टा क्या है, एक कोश की है, यूकैरियोटिक एक कोश की। तो जो आपके प्रोटिस्टा के अंतर्गत आएंगे वो आपका अमीबा है, अमीबा है, पैरामीशियम है, ठीक है, यूग्लिना है, नील हरित शैवाल है, ठीक है, क्या है भाई, नील हरित शैवाल, हरित शैवाल। लेकिन आई थिंक इसके लिए थोड़ा मैं कंफर्म नहीं हूं, क्योंकि कई बार ऐसा कहा जाता है कि नील हरित शैवाल, ठीक है, कई बुकों में मैं पढ़ा हूं कि नील हरित जो शैवाल है वो प्रकाश संश्लेषण करते हैं, और जब प्रकाश संश्लेषण की बात आती है मतलब खाना खुद बनाते हैं, तो उसको पादप जगत में होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा कई बुकों में लिखा भी गया है। तो इसको मैं अभी अभी ये बता दें, ठीक है, अमीबा पैरामीशियम यूग्लिना तो है ही, लेकिन आप नील हरित शैवाल को थोड़ा बाद में हम इसका डिस्कस करेंगे, जब अच्छे से और जानकारी हासिल कर लूंगा, ठीक है, क्योंकि नील हरित शैवाल के बारे में मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इसको प्रोटिस्टा में तो बोला जाता है कि नील हरित शैवाल है, लेकिन कई बार ऐसा कहा जाए कि नील हरित शैवाल या जिसको हम कहते हैं साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। चलिए यही है क्या ना, एक बार जस्ट वेट करिए। प्रोटिस्टा, नहीं इसमें नहीं आएंगे मैं, ठीक है, ये देख रहा था ये बैक्टीरिया वाले पार्ट का है क्या, साइनोबैक्टीरिया भी है। चलिए इसके लिए कंफर्म नहीं हूँ, नहीं मोनेरा की बात कर रहा हूँ मैं ना, मोनेरा की बात कर रहा हूँ। चल इसको अभी निगलेक्ट करते हैं, इसकी बातें मैं बाद में करूंगा, ठीक है, नील हरित शैवाल की। ठीक है, नील हरित शैवाल को पादप जगत में रखा है, ठीक है, बैक्टीरिया ये इसके अंदर बात कर रहा था ना मैं, सॉरी ये अलग है, इसके अंदर का बता रहा था नील हरित शैवाल, ठीक है, साइनोबैक्टीरिया जिसको कहता है नील हरित शैवाल, ठीक है, लेकिन इसको पादप में रखा गया। चलिए तो चलिए फिर देखिए ये चीजें अभी याद रखेंगे, ये सारी चीजें अभी क्या है याद रखेंगे फिलहाल के लिए। और नेक्स्ट पार्ट में हम दो कैटेगरी करेंगे, जैसे कि एक हम एनिमल किंगडम देखेंगे, एनिमल किंगडम, ठीक है, या जिसे कहते हैं जंतु जगत, एनिमल किंगडम या जिसको हम कहेंगे जंतु जगत। तो जंतु जगत के बारे में कहते हैं, फिर प्लांट किंगडम देखेंगे, प्लांट किंगडम या जिसे कहते हैं पादप जगत, पादप जगत। तो जंतु जगत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसमें बहुत सारी जो है बातें करेंगे, कौन सा संघ, कौन सा फाइलम, कौन सा वर्ग है, बहुत सारी चीजें हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो जंतु जगत और पादप जगत दोनों को अलग अलग पढ़ेंगे। तो देखिए बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है, ये 5 क्लास में तो जाएगा ही, 5 से 7 क्लास जाएंगे, ठीक है, तो याद रखेंगे। तो ये सारी बातें हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो आज के लिए हम बस इतना ही रखते हैं, और आज पहला ही क्लास है, ठीक है, तो अच्छे से उसको कैटेगराइज करेंगे जंतु जगत को और पादप जगत, ठीक है भाई। चलिए इसको भी हटा देता हूँ फिलहाल के लिए, कल क्लास में थोड़ा और क्लियर कर लेंगे ये क्या क्या है, एग्जाम्पल पूरा लिख लेंगे, क्योंकि कवक, पादप और जंतु, ये देखिए क्वेश्चन आपको यहीं से पूछा जाता है। 5 जगत वर्गीकरण के अंतर्गत मोनेरा, ठीक है, मोनेरा में कौन सा जीव है, या फिर आपसे पूछा गया बैक्टीरिया 5 जगत वर्गीकरण में किस कैटेगरी में आता है, आपके ऑप्शन होंगे मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप। तो बैक्टीरिया किस में रखेंगे, मोनेरा को रखेंगे। या अमीबा किस कैटेगरी में आता है, मोनेरा की, प्रोटिस्टा या कवक या पादप या जंतु, तो आपको बताना है प्रोटिस्टा में। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो एग्जाम्पल भी हम क्या देखेंगे अच्छे से, कल देखेंगे एग्जाम्पल, ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। क्लियर है यहाँ तक बातें पूरी तरह से। चलिए तो कैरोलस न्यूएस के बारे में भूलिएगा ना भाई, याद रखेंगे। चलिए क्लियर है, तो चलते हैं आप लोगों से, फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी नेक्स्ट क्लास में। आज पहला क्लास है, दूसरे क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे। चलिए थैंक यू गाइस, थैंक यू क्लास।